ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ ये कि सिंध की सियासत में दाखिल हो रही है बल्कि इसके अलावा विफाक में मुस्लिम लीग नून को भी खासी परेशान करती हुई नजर आ रही है। और एक बड़ा इम्तिहान अब साबित हो सकता है 30 नवंबर के हवाले से कि हुकूमत क्या लाहे अमल तैयार करती है, खासतौर पर इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या प्लानिंग हो सकती है 30 नवंबर के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कैसे निपटा जाएगा। बात करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक मेंबर कौमी असेंबली हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं। हनीफ अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि 30 नवंबर से पहले जो सूरत हाल थी, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है 30 नवंबर का, मुश्किल से मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। अब हुकूमत किस तरह से इस मामले से निपटेगी? अच्छा देखिए सर, मेरा ख्याल है कि 30 नवंबर को एक जलसा होने जा रहा है और फिर 30 नवंबर के बाद एक और जलसा होगा। हमें तो इससे ज्यादा कोई चीज नजर नहीं आ रही कि इमरान खान साहब एक इस्तराब का नाम बन गया है और एक सरापा झूठ का नाम बन गया है। यानी आप देखें कि उनके मकसद क्या है, मकासद क्या है। कोई पॉलिसी देते हैं, खड़े होकर कंटेनर के ऊपर कहते हैं कि मैंने ये इस्लाहात जो है वो एग्रीकल्चर में लेके आनी है, ये मैं इस मुल्क की एजुकेशन के ऊपर काम करूंगा। खड़े खड़े कंटेनर पे कह देते हैं कि मैं इकबाल पढ़ाऊंगा, कोई कान में इस तरफ से कह दे इकबाल पढ़ाऊंगा, इस तरफ से कह दे फैज पढ़ाऊंगा, तो वो फैज का नाम कह देते हैं। उन्हें ये पता नहीं चलता कि इकबाल पहले कह दिया, फैज नहीं पढ़ाया जा सकता। यानी ये उनकी सोच है। हमें कोई परेशानी इसलिए नहीं है कि हमने पहले भी इनको कहा कि आए भाईजान जलसा करें, इन्होंने जलसा करने की बजाय हंगामा किया, पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा किया, पीटीवी के ऊपर कब्जा किया, पाक सेक्रेटेरिएट के अंदर चले गए, प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारों को जाके फलांगने की कोशिश की। ये चीजें थी इनकी। और आज भी हम ये कह रहे हैं आए जलसा करें, जलसा आपका राइट है। आप अगर उसमें गालियां देंगे तो वो भी हम सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने आदत डाल दिया पूरी कौम को गालियां देने की। अच्छा, आप देखें हनीफ अब्बासी साहब, ये तो गुफ्तगू बड़ी लंबी होगी। आपने कहा कि आपको सिर्फ एक जलसा नजर आ रहा है, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। वजीर आजम साहब आला सतह की मीटिंग कर रहे हैं, कौम से खिताब करने जा रहे हैं, ऑर्डिनेंस की बातें हो रही हैं। इसके साथ साथ चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कि फौज को भी तलब किया जा सकता है। इमरान खान साहब बरवाला कह रहे हैं कि हमला करेंगे। आप कह रहे हैं सिर्फ जलसा? देखिए मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना, मैंने तो कहा है कि अगर वो जलसा करने जा रहे हैं तो जलसा खेल रहे हैं। वो ये कोई पहले जलसे नहीं है, इलेक्शन से पहले नहीं सर, वो पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुला रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुला रहे हैं। वो यलगार करेंगे, उन्होंने कहा है मैं आऊंगा और फाइनल हमला करूंगा, फैसला कौन। और अगर खुदा न वो कहते हैं अगर इसमें ये नाकामी होगी तो 2 हफ्ते बाद फिर आऊंगा। देखिए मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करें। मैंने ये कहा कि ये अल्फाज हमने आज नए नहीं सुने ना खान साहब से। ये अल्फाज तो हम उनसे सुनते आ रहे हैं 14 अगस्त से पहले कि 14 अगस्त को क्यामत ने आना है। तो हमने उन्हें बताया कि क्यामत आपके हाथ में नहीं है, क्यामत अल्लाह ताला के हाथ में है। वो आए, उनके साथ ताहिरुल कादरी साहब थे। दोनों कजन जब कट्ठे उन्होंने मूव किया, कट्ठे उन्होंने हमले किए। आज एक कजन नहीं है, एक अकेला कजन आ रहा है। अब ताकत जो है वो मेरा ख्याल है हाफ से भी कम उनकी रह गई है। और जब वो टी चौक क्रॉस करेंगे रावलपिंडी का, तो वही 12,000 14,000 लोग आएंगे, तो वो उनको हम वेलकम करेंगे। 20,000 आ जाएंगे, 25,000 आ जाएंगे। आए, आके बैठे जलसा करें और चले जाए। अगर हमला करेंगे तो फिर चौधरी निसार अली खान ने जो कहा है उस पर अमल किया जाएगा। फिर ये तो नहीं है कि पार्लियामेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, पीटीवी हाउस के अंदर जाने दिया जाएगा। फिर चौधरी निसार अली खान के मुताबिक जो है हम उस लाए अमल को अपनाएंगे। लेकिन अगर इजाजत दें तो मैं एक छोटी सी आपसे, ताकि अभी तक ना वो आपकी गुफ्तगू में आज तक बात आई है ना हमारी गुफ्तगू में आई है, कि आप देखें कि मौसूफ इमरान खान साहब जिनका नाम है, वो चंदा इकट्ठा करते हैं किसके लिए? धरनों के लिए। लेकिन वो ये आईडीपीज के लिए चंदा इकट्ठा नहीं करते, सैलाब ज़दगान के लिए चंदा इकट्ठा नहीं करते, थर के लोगों के लिए चंदा इकट्ठा नहीं करते। उनको सिर्फ अगर फिक्र है तो सिर्फ एक फिक्र है कि अगर मैं 2018 में 70 साल का हो गया तो शायद मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाना मुश्किल हो, तो मैं जल्दी 2015 में 2014 में मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक पामिस से मिला था जो इमरान खान साहब से मिल के आया था, तो उसने कहा कि इमरान साहब के हाथों में प्राइम मिनिस्टर की, वजीर आजम की लकीर नहीं है। वो कह रहा है, बाकी तो। लेकिन अब्बासी साहब किस्मत बदलते देर तो नहीं लगती है ना अब्बासी साहब? चलेंगे तो किस्मत पे छोड़ देते हैं, किस्मत का कुछ नहीं पता होता। अच्छा, दो बातें नहीं, मैंने बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैंने तो कहा अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन मैंने एक पामिस की बात की, लेकिन साथ का अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अच्छा, 2 बातें हमें भी बता दें ताकि हम भी बेहतर जान जाएं। मैं ये बताएं कि डी चौक पे धरने की इजाजत फाइनली हुकूमत देगी या फिर बिल्कुल नहीं देगी? और दूसरा ये कि जो ऑर्डिनेंस की खबरें आ रही हैं, ऑर्डिनेंस क्या इशू हो सकता है 30 नवंबर से पहले, या वो भी अभी तक कुछ पता नहीं है?
अच्छा, ऑर्डिनेंस की कोई ऐसी मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। खबरें तो आती हैं, खबरों का आना ना हम रोक सकते हैं ना कह सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं कि हमें कोई इस्तराब है। हमने फैसला ये किया है कि अगर जलसा करेंगे तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये इजाजत लेंगे, परमिशन लेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। जहां भी जलसा हो, हमें कोई पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं, पूरे पंजाब में हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप देखें कि गुजरांवाला के स्टेडियम के जंगले इन्होंने तोड़ दिए हैं, किसी जगह पूरा सरगोदा के अंदर इन्होंने पूरा स्टेडियम आधा तोड़ दिया। हमने कहा आप जो कर सकते हैं करें, हम आपको बहाना फराम नहीं करेंगे। ये लड़ना चाहते हैं। इनका मगर हनीफ अब्बासी साहब, सियासत मुमकिनात का खेल है, सियासत मुमकिनात का खेल होता है और बेहतरीन मैनेजमेंट करना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर टेंशन बढ़ रही है और आपकी तरफ से ही बयानात आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से ही बयानात आते हैं, तो क्या ये जरूरी नहीं होगा कि 30 तारीख से पहले डिफ्यूज किया जाए टेंशन को, मामलात को, कोशिश की जाए इफ़ाम व तफ़हीम से सही करने की? इस पर क्या कर रहे हैं? मसूद भाई देखें, आपकी बात बड़ी अच्छी है। मैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान अगर इमरान खान साहब के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ा है, हमने एक मरतबा भी इमरान खान साहब की जाती जिंदगी को टच नहीं किया पूरी कैंपेन के दौरान। मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने एक ऐसी रवायत डाल दी है, एक ऐसी गुफ्तगू का अंदाज उन्होंने अपना लिया है कि आप देखें वजीर आज़म पाकिस्तान ने पूरे क्राइसिस के दौरान मुझे एक विजुअल दिखाएं, एक विजुअल जहां पे उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया हो और उन्होंने जज्बात में आकर फैसले किए हो। इनका मतलब यह था कि रेड जोन की तरफ जाएंगे तो गोलियां चलेंगी और बंदे मरेंगे और उसकी बुनियाद के ऊपर हमें फायदा हो जाएगा। वजीर आज़म पाकिस्तान का जाती फैसला था कि अगर ये चल पड़े हैं तो इनको प्राइम मिनिस्टर हाउस आने दिया जाए। ये इस बात का जवाब है कि हम में रवादारी है, मौजूद है। हम बैठ के हर चीज फैसले करना चाहते हैं इस मुल्क के, बैठ के फैसले। और सियासत के अंदर लड़ाई झगड़ा, इसकी बदौलत आप कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकते। मैं आपसे एग्री करता हूं और हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए खुले। हम इनके पास जाएंगे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जा रही है, हम इनसे बातचीत कर रहे हैं कि भाईजान अगर सिर्फ जलसा मकसद है तो जलसे तो आप पहले भी कर रहे हैं, आए हमें बताएं कौन सी जगह पे जलसा करना है, उस जगह को देखा जाएगा। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रोज एक गदर मचाया हो। आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को ठीक, अगर किसी कोई ऐसी सिचुएशन हुई तो आप सख्ती से निपटेंगे और बातचीत के लिए भी तैयार हैं। बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब। लेकिन हमारा सवाल है कि हुकूमत ऐसी कोशिश क्यों नहीं कर सकती कि मामले को बातचीत से हल कर लिया जाए और टेंशन को ख़त्म किया जाए? इस सिलसिले में अमली तौर पर क्या हो रहा है हम नहीं जानते और हमारी तरह इस मुल्क के करोड़ों अवाम नहीं जानते कि क्या हो रहा है कि इस मामले को डिफ्यूज़ किया जाए, कुन लोगों को बीच में डाला जाए, किस तरह से बात की जाए और वो सूरत पैदा ना हो जो इससे पहले इस्लामाबाद में हो चुकी है। बहरहाल इसके साथ साथ एक अहम पेशरफ्त यह है कि ताहिरुल कादरी साहब भी अब वतन वापस आ चुके हैं। एक मरतबा फिर वतन वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा आज पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन इससे पहले जब वो वतन वापस आए थे तो जो सूरत हाल, जो मनाजिर हमने देखे थे उस वक्त में वो आज हमें नजर नहीं आए। बड़े पुरम तौर पर ना सिर्फ ये कि अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब पाकिस्तान पहुंचे, बल्कि उसके बाद एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो पहले दाता दरबार गए और उसके बाद वो अपने घर को भी चल दिए। लेकिन लाहौर की सूरत हाल में कोई तूफान उठता हुआ हमें नजर नहीं आया। ये भी आपको बताएं कि उन्होंने जो गुफ्तगू की अपने घर पहुंचने के बाद मॉडल टाउन में, तो उन्होंने वाज़े तौर पर यह ऐलान जरूर किया है कि हमारी ये जंग जारी भी रहेगी और इनकलाब भी हम लाकर रहेंगे और मौजूदा हुकूमत जिसको वो बादशाहत कहते हैं उसका भी वो खात्मा करके दम देंगे। हम कभी न डरेंगे, न दबेंगे, न झुकेंगे। हमारी जिद्दोजहद हक के लिए, इंसाफ के लिए जारी रहेगी, सारी रहेगी। हम जंग लड़ते रहेंगे और ये जंग भी लड़ेंगे अदल और इंसाफ की। और 20 करोड़ पाकिस्तान के गरीबों, महरूमों, मजलूमों, उनकी जंग भी लड़ेंगे। इंशाअल्लाह इनकलाब लाएंगे, अल्लाह की मदद से अवाम का हक उनको दिलाएंगे। और ये जो 70 दिन के धरने से लोगों का शऊर बेदार हुआ है, उनके ज़हनों में तब्दीली आई है और इनकलाब के लिए और स्टेटस के लिए वो तैयार हुए हैं। और स्टेटस को की करप्ट हुकूमत के खिलाफ एक नफरत पैदा हुई है जो मैंने पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में हर जगह देखी है। उसको हम इंशाअल्लाह समंदर बनाएंगे और वोट की ताकत में भी कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और हर तरीके से इंशाअल्लाह ताला ये जंग सियासी तौर पर लड़कर इनकी बादशाहत का भी खात्मा करेंगे और इस जालिमाना निजाम का भी खात्मा। ताहिरुल कादरी साहब इस बार जब पाकिस्तान आए तो वो मंजर तो नहीं था जो इससे पहले उनकी आमद पर था। किसी किस्म की हंगामा आराई नहीं थी, कहीं तशद्दुद नहीं था, ना ही जहाज का रुख किसी और एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा किया। वो बस जहाज से उतरे, अपने घर चले गए और जो लबो लहजा था
वो लबो लहजा उनका वही पुराना था, जिसका भी उन्होंने इजहार भी किया। इसी के साथ साथ उन्होंने जो JIT तश्कील दी गई साना मॉडल टाउन पर, उस पर भी अदम एतमाद का इजहार किया और ये तक कहा कि इसमें या तो कातिल हैं या कातिलों के दोस्त हैं। उस JIT में या कातिल हैं या कातिलों के दोस्त हैं, और कत्ल करने वाले कातिल खुद अपने कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं। हम इन कातिलों को भागने नहीं देंगे, नहीं देंगे, इंशाअल्लाह नहीं देंगे। शहीदों का खून रंग लाएगा, इंसाफ का बोलबाला होगा। वो वक्त दूर नहीं है जब इनका तख्ता उल्टेगा। दोनों सियासी जमातों यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक, जिनको सियासी कज़न भी कहा जाता है, इस हवाले से भी तारुल कादरी साहब का ये कहना था कि दोनों पार्टियों के जो प्लान हैं वो इंडिपेंडेंटली चल जरूर रहे हैं और मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर मशावरत भी होती रहती है। दोनों पार्टियों के प्लान इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, मगर क़यादतों की मुशावरत ऑफ एंड ऑन रहती है, जैसे पहले थी उसी तरह आज भी। और इसी वाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कादरी साहब इससे पहले जब जून में आए थे काफ़ी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा था हुकूमत को भी, और इसके अलावा हमने भी मनाजिर ऐसे देखे थे, लेकिन इस बार कोई शोर शराबा नहीं हुआ, बड़े पुरअमन तरीके से तारुल कादरी साहब आ गए। क्या वजह हो सकती है इसकी? पहले जो शोर शराबा आपको नज़र आया था और जो हंगामा हुआ था, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की गलत पॉलिसी थी, हुकूमत की गलतियां थीं। हुकूमत ने उनका जहाज़ रोका, जहाज़ का रुख मोड़ दिया, हुकूमत पैनिक में थी। तो शायद जो पिछली गलतियां हैं उससे हुकूमत ने सबक सीखा और तारुल कादरी साहब को इस मरतबा आराम से आने दिया, और आपने देखा कि उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया। तो इससे यह साबित होता है कि अगर पिछली दफ़ा भी हुकूमत इसी किस्म का रवैया अख्तियार करती तो शायद कोई हंगामा ना होता। अब तारुल कादरी साहब आज आए, पुरअमन तरीके से दाता साहब गए और फिर वापस जाके उन्होंने प्रेस टॉक की और अल्लाह खैर सलाह मामला ख़त्म हो गया। और आप ये भी देखें कि आज हंगामा तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी जो लबो लहजे में जो हंगामा खेजी है वो अभी तक बरकरार है, और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इस इम्प्रेशन को डिस्पेल किया जाए कि उनकी हुकूमत के साथ कोई डील हुई है, और वो JIT को मुस्तरद कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज अगर हंगामा नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और तारुल कादरी साहब ने भी जानबूझकर ज़बरदस्ती कोई हंगामा किया, ये भी अच्छी बात है। हुकूमत ने भी हंगामा नहीं किया, ये भी अच्छी बात है। मीर साहब, जो लहजे की तुंदो तेज़ी है वो तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल हो सकती है। अहम बात तो यह है कि किसी किस्म की हंगामा खेजी ऑन ग्राउंड हमें नज़र नहीं आई। कहा यह जा रहा है कि शायद कोई डील हो गई है, आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऐसी कोई डील नहीं हुई, क्योंकि जो तारुल कादरी साहब हैं वो आज उन्होंने कुछ बातें सही की हैं। मसलन JIT के हवाले से जो उन्होंने बात की उस पर उनको एतमाद नहीं है, उनकी बात दुरुस्त है। लेकिन जो उन्होंने बात की कि अभी तक तहरीक इंसाफ के साथ उनकी मुशावरत चल रही है, ये बात मेरी इतला के मुताबिक सही नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और उनकी जो कारकुनान हैं, जब से तारुल कादरी साहब वहाँ से उठे हैं इस्लामाबाद से, तो उसके बाद से उनका इनके साथ कोई ख़ास राब्ता नहीं है। और इस वक्त जो मेरी अपनी भी असेसमेंट है और बहुत से जो दीगर लोग हैं वो इस वक्त जो इस्लामाबाद और गिरदोनवा की जो सूरत हाल देख रहे हैं, तो तारुल कादरी साहब का धरना ख़त्म करने से इमरान खान को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उनको फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा उनको ये हुआ है कि तारुल कादरी साहब के बारे में बहुत से लोगों की एक राय थी, वो बहुत मनफी राय थी, जो उन्होंने 2012 में एक लॉन्ग मार्च किया था, और फिर वो आइन को नहीं मानते, वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, वो एक बात करते हैं फिर दूसरी बात करते हैं। तो उसके बारे में तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो उनकी पार्लिमानी पार्टी है उसके अंदर भी मनफी राय थी। और जब तारुल कादरी साहब और इमरान खान साहब ने एक स्टेज पे खड़े होकर एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे को कज़न करार दिया एक दूसरे का, तो उसको भी तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोगों ने पसंद नहीं किया था। अब तारुल कादरी साहब वहां पर मौजूद नहीं है, और तहरीक इंसाफ ये साबित करना चाहती है कि हम तारुल कादरी के बगैर भी एक बड़ा शो कर सकते हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि तारुल कादरी साहब के इस्लामाबाद से वापस चले जाने से इमरान खान को फ़ायदा हुआ है, और अब अगर वो एक इस्लामाबाद में बड़ा शो करते हैं तो फिर कल को कोई ये नहीं कह सकेगा कि सब कुछ तारुल कादरी की वजह से हुआ। तो तारुल कादरी साहब जो हैं वो अपने अलग जलसे करेंगे, इमरान खान अपने अलग जलसे करेंगे, लेकिन अब जो जलसा होगा 30 नवंबर को, तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा लोग आ गए तो फिर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बाकी लोग ये कहने में हक बजानिब होंगे कि पहले भी हम तारुल कादरी साहब के मोहताज नहीं थे और आइंदा भी नहीं होंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि तारुल कादरी के इस्लामाबाद से चले जाने का इमरान खान को नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा हुआ है।
اچھا امیر صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے الگ ہونے کا فائدہ عمران خان کو پہنچا ہے، کیا کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ 30 نومبر کو ایک مرتبہ پھر طاہر القادری صاحب عمران خان سے ہاتھ ملا لیں؟ شاید پاکستان عوامی تحریک کے اندر تو کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم واپس آ جائیں، لیکن اب تحریک انصاف کے اندر میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو یہ چاہتے ہیں کہ طاہر القادری کے ساتھ ہاتھ نہ ملایا جائے اور ان کو دوبارہ واپس نہ بلایا جائے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید طاہر القادری صاحب نے حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے. گو میری پرسنل جو اوپینین ہے اور جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، لیکن تحریک انصاف اب یہ چاہے گی کہ وہ یہ ثابت کرے کہ طاہر القادری کے بغیر بھی وہ اسلام آباد میں ایک بڑا مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو جائے گا. اس لیے تحریک انصاف میرا نہیں خیال کہ وہ طاہر القادری صاحب کو دعوت دے گی کہ آپ آئیں اور ہمارے جلسے سے خطاب کریں، کیونکہ جب طاہر القادری صاحب اسلام آباد میں دھرنے کے دوران موجود تھے اور ہمسائے تھے عمران خان صاحب کے، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے لاہور اور کراچی میں جا کے جلسے کیے تھے، تو انہوں نے طاہر القادری صاحب کو ان جلسوں میں شرکت کی دعوت نہیں دی. تو اب نہیں، میرا خیال یہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر 30 نومبر کو اسلام آباد میں کوئی بڑا جلسہ کرنے والے ہیں تو وہ کوئی ایسی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ وہ طاہر القادری صاحب کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ آئیے آپ بھی میرے ساتھ خطاب کریں. طاہر القادری صاحب زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ لے آئیں گے؟ 8-10 ہزار لوگ لے آئیں گے، تو تحریک انصاف کو ان 8-10 ہزار لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ بھلے عمران خان صاحب کا بہت سخت ہے، لیکن ان کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ جو 30 نومبر کا اجتماع ہے یہ پرامن ہو. اور ماضی میں جو ہوا، جو پی ٹی وی پر حملہ ہوا، وہ سب کو پتا ہے کہ وہ پاکستان عوامی تحریک نے کیا، اور پارلیمنٹ پر حملہ بھی پاکستان عوامی تحریک نے کیا. اس لیے تحریک انصاف کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایک ایسی پارٹی کو اپنے جلسے میں بلائے اور ان کی قیادت کو سٹیج پہ بلائے جس نے پہلے حملہ کیا تھا اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حملہ نہیں کیا تھا. بہت شکریہ. حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس معاملے پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے مسئلہ کشمیر کی. لگتا یہ ہے کہ پاکستان اپنے پرانے موقف پر واپس آ گیا ہے. وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایجنڈے پر سر فہرست ہوگا، اور اس سے پہلے کہ بھارت سے بات کی جائے کشمیری رہنماؤں سے بھی بات چیت کی جائے گی. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. نیپال میں جو ساک کانفرنس ہونے جا رہی تھی، اس میں توقعات یہ تھی کہ پاک بھارت وزرائے اعظم کی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن اب مسئلہ کشمیر کے اوپر وزیر اعظم نواز شریف کا جو واضح اور دو ٹوک موقف سامنے آیا ہے، اس کے بعد اب مشکل یہ لگتا ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ ایسی ملاقات ہو سکتی ہو. اس قسم کی صورتحال میں یہ کہہ چکے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کہ بھارت سے مذاکرات سے قبل کشمیری قیادت سے بات چیت ضرور کی جائے گی. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کشمیر کے اوپر اپنے اصولوں پر کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کا اصولی موقف یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر صرف اور صرف مذاکرات سے ہی حل کیا جا سکتا ہے. تو اب لگتا یہ ہے کہ جو پاک بھارت وزرائے اعظم کی ملاقات کی ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی وہ شاید اب کسی حد تک ختم ہو چکی ہے. یہ ممکنہ طور پر تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جب ملیں تو شاید سائیڈ لائن پر ملاقات ہو جائے اور کچھ بات چیت ہو اور پھر ماحول کچھ بہتری کی طرف ہو، کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب بھی اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں، خاص طور پہ سارک کا موقع ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب وزرائے اعظم ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، لنچ پہ ملتے ہیں، ڈنر پہ ملتے ہیں، بریک فاسٹ پہ ملتے ہیں، یا کسی گفتگو کے دوران ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو پھر معاملات پر بات چیت ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی راہ نکل آتی ہے. لیکن اس سے پہلے جو بھارت کی طرف سے دراندازی رہی، جو پاکستان کی طرف سے بارڈرز پر ٹینشن پیدا کی گئی، اور اس کے بعد وزیر اعظم نے جب ملاقات کی کشمیری رہنماؤں سے، اس پر بھارت کا سخت موقف سامنے آیا، تو اس کے بعد پاکستان کا بھی واضح اور دو ٹوک موقف سامنے آ چکا ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، مگر یہ تعلقات برابری کی سطح پر ہوں گے، اور سیکرٹری خارجہ مذاکرات جو بھارت کی جانب سے معطل کیے گئے ان کی بحالی کے لیے بھارت کو پہل کرنی ہوگی اور بین الاقوامی برادری کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. مذاکرات بحال کرنے کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات کی ضرورت ہے، وہیں بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے عالمی برادری کو اپنا اثر و رسوخ اور دباؤ استعمال میں لانے کی بھی ضرورت ہے. میں نے بھارت کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت سے پہلے کشمیری رہنماؤں سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
وزیر اعظم کی گفتگو آپ نے سنی. پاک بھارت وزرائے اعظم کے اپنے اپنے عہدے سنبھالنے کے بعد ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں تعلقات کے اندر جو اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں وہ اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کرنا چاہیں گے. 26 مئی 2014 کو وزیر اعظم یا نواز شریف نے نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی تھی, جس کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ پاک بھارت تعلقات ایک بار پھر بہتری کی جانب گامزن ہو جائیں گے. اگلے دن 27 مئی کو پاک بھارت وزرائے اعظم کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی. اس کے بعد 18 اگست کو نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمشنر نے کشمیری رہنماؤں سے ملاقات کی. اس ملاقات کو ان دونوں ممالک کے تعلقات میں دراڑ قرار دیا جا رہا ہے. اس ملاقات کو بہانہ بنا کر بھارت نے 25 اگست کو ہونے والی خارجہ سیکرٹری ملاقات منسوخ کر دی. اس کے بعد 26 ستمبر کو 2014 کو اقوام متحدہ میں میاں نواز شریف صاحب نے کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے یہ واضح طور پر کہا, اور یہ بھی اس کے ساتھ کہا کہ یہ عالمی برادری کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو حل کرے. پھر 27 ستمبر 2014 کو نریندر مودی نے جب اقوام متحدہ میں خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو پہلے مذاکرات کے لیے سازگار ماحول تیار کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ابھی اگر حالیہ دنوں کی بات کریں تو آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے بھی اپنے امریکہ کے دورے میں یہ کہا ہے کہ مشرقی سرحد پر کشیدگی کا جو معاملہ ہے اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاک فوج اس وقت جو ہمارے شمالی علاقہ جات میں آپریشن چل رہے ہیں اس میں بھی بھرپور طریقے سے دہشت گردوں کا صفایا کر رہی ہے. اس لیے دونوں جانب سرحدوں کے اگر ایسے مسائل پیدا ہوں گے تو پھر مشکلات بڑھ سکتی ہیں. اور وزیر اعظم نے بھی اس سلسلے میں کہا ہے کہ بھارت ہم پر یہ الزام لگاتا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں, تو دراصل بھارت اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. سخت بیانات ہیں اور اس تناظر میں جب یہ بھی بات وہ ایک بار پھر دو ٹوک انداز میں کہی گئی ہے کہ کشمیری رہنماؤں سے بات چیت ہوگی, ملاقات ہوگی, پھر کشمیر کے معاملے پر بھارت سے بات چیت ہوگی, تو اس بیان کی خاصی اہمیت بھی ہے. اس پر بات کریں گے. سید علی گیلانی سینئر کشمیری رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ گیلانی صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے ایک بار پھر دو ٹوک انداز میں یہ کہا ہے کہ بھارت سے بات چیت ہوگی لیکن کشمیری رہنماؤں سے پہلے بات چیت کی جائے گی, ان سے ملاقات کی جائے گی. کتنا حوصلہ افزا یہ بیان آپ کو معلوم ہوتا ہے؟ یہ بیان فی الواقع حوصلہ افزا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جموں کشمیر کے مسئلے کے بارے میں یہی سٹینڈ رہنا چاہیے, کیونکہ جموں کشمیر کا مسئلہ اپنی تاریخی حیثیت رکھ رہا ہے اور 67 سال سے ابھی یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. اس میں سب سے زیادہ بھارت کی ضد اور ہٹ درمی کا سبب ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. پاکستان کو اس بارے میں واضح اور غیر مبہم سٹینڈ لینا چاہیے کہ جب تک جموں کشمیر کا مسئلہ اس کے تاریخی پس منظر کی روشنی میں حل نہ کیا جائے, اور بھارت نے جو قومی اور بین الاقوامی سطح پر جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ وعدے کیے ہیں, جب تک ان وعدوں کو پورا نہ کیا جائے, اقوام متحدہ کی قراردادیں ہمارے کیس کی بنیاد ہے, جس میں بھارت نے تسلیم کیا ہے کہ جموں کشمیر متنازع خطہ ہے اور یہاں کے عوام کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دیا جائے گا. تو یہ ہمارے کیس کی بنیاد ہے, اور جب تک جموں کشمیر کے عوام کو اپنا پیدائشی اور بنیادی حق استعمال کرنے کا موقع نہ دیا جائے, جموں کشمیر کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. سید علی گیلانی صاحب سینئر کشمیری رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب کچھ گفتگو کرتے ہیں آرمی چیف کے دورہ امریکہ کی. جی ہاں, یہ بہت اہم دورہ ہے اور اس کا ذکر گزشتہ روز بھی ہم نے اپنے پروگرام میں کیا تھا اور آپ کو پورا تناظر بتایا تھا کہ جس تناظر میں یہ دورہ کیا جا رہا ہے. اور سنا یہ یقینی طور پر اتنا اہم دورہ ہے کہ اس میں نہ صرف آرمی کے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے, امریکن ملٹری کے آفیشل سے ملاقات ہو رہی ہے, بلکہ سیاسی قائدین سے بھی ملاقات. نہ صرف یہ کہ عسکری بلکہ سیاسی قیادت سے بھی جنرل راحیل شریف ملاقاتیں کر رہے ہیں. آج ایک تقریب میں بھی انہوں نے گفتگو کی اور دہشت گردی کے حوالے سے پاکستانی فوج, پاک فوج کیا اسٹریٹجی اپنانے جا رہی ہے, کس طرح سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے, کیا گفتگو کی انہوں نے, آپ کو دکھاتے ہیں. I can tell the House that the way we are moving, the way this operation is going on, and the way this collaboration with Afghanistan is taking place, and with the help of the international community and especially the US, there will be a sea change in the next few months. And inshallah, God willing, we will be able to address this issue which is lingering on in our region, and the region would have peace and stability back in place. We are working hand in glove with our counterparts in Afghanistan, and I can assure everybody
that this is being done with a lot of sincerity and with a lot of commitment, and hopefully soon things will turn, and phenomena like IS, which I feel even shadow of IS should not be allowed and will not be allowed in Pakistan or Afghanistan. जनरल राहील शरीफ का ये कहना था कि संजीदगी से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इसी दौरे के हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ माहिर दिफाई उमूर शहजाद चौधरी इस वक्त मौजूद हैं। शहजाद चौधरी साहब, शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2010 के बाद आर्मी चीफ का ये अगर कहा जाए तो पहला दौरा है और खुद राहील शरीफ साहब का ये पहला दौरा है, कितना इंपॉर्टेंट है ये दौरा? एक जानिब अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें हो रही हैं और सियासी क़यादत से भी मुलाकातें कर रहे हैं वो। जी, अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह आपने खुद कहा कि न सिर्फ फौजी मामलात हैं बल्कि इसमें सियासी मामलात हैं। और चूँकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका अफगानिस्तान के मामले पे तकरीबन एक जगह पे गुंदे हुए हैं और एक ही मसले के साथ डील कर रहे हैं, तो तीनों फ्रीकैन को उनके अंदर किसी किस्म का इब्हाम नहीं होना चाहिए, बल्कि आपस में अगर अंडरस्टैंडिंग होगी और अपने आप को बेहतर तौर पे एक दूसरे को समझा पाएंगे तो उस तरीके से जो काम की जो है उसको बेहतर तरीके से हासिल किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि जनरल राहील का जो ये दौरा है खसूसी तौर पर इस बैकग्राउंड में जिसमें कि शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान के साथ जो मामला सियासी लेवल के ऊपर और फौजी लेवल पे जिस किस्म का एक इश्तराक सामने आया है, उसके कॉन्टेक्स्ट में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। और वो खसूसी तौर पर अमेरिका जो कि इस वक्त छोड़ के जा रहा है खत्ते को, उसको बहुत रीएश्योरेंस मिलती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलके इन मामलात को आगे बढ़ाएंगे और पीस और स्टेबिलिटी को लेके आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि उस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा अच्छा पैगाम जनरल राहील शरीफ ने दिया है और समझना ये चाहिए कि जरूरी गो कि ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके ऊपर फॉलो अप करें, इंश्योर कराएं कि अपने जो अच्छी फाउंडेशन है इसके ऊपर बिल्ड करें। लेकिन अमेरिका का चूंकि एक बड़ा मुल्क है और उसका इंटरेस्ट है यहाँ पे, तो उसकी एश्योरेंस और उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी जो सपोर्ट चाहिए वो भी बहुत एक उसका ठीक। सपोर्ट के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा शहजाद चौधरी साहब, बहुत क्लियर मौक़िफ़ है आर्मी चीफ का और उन्होंने एश्योरेंस भी कराई है कि आप देखेंगे कि कुछ अरसे में, चंद माह में खित्ते की अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। किस तरह की सपोर्ट पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी बिरादरी से चाहिए और इसमें जनरल राहील शरीफ का किरदार आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सपोर्ट ये होती है कि जहां पर अगर कोई मुल्क दोनों मिलकर, जहां अफगानिस्तान और मैं पाकिस्तान का जिक्र कर रहा हूँ, अगर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से उसके ऊपर किसी किस्म का और कोई शकूक व शुबहात जिस किस्म से पहले किए जाते रहे हैं उनकी गुंजाइश नहीं रहती। पाकिस्तान कोई मटीरियल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट की दरखास्त नहीं कर रहा और ना ही हमें वो करनी है। पाकिस्तान अपनी बका के लिए जंग लड़ रहा है, इस खत्ते की बेहतरी के लिए जंग लड़ रहा है और अगर अफगानिस्तान स्टेबल होता है तो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को जिसने वॉर ऑन टेरर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनाई है, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के नीचे अपनाई है, तो हम ये कह रहे हैं दुनिया को कि पाकिस्तान उस इंटरनेशनल कंसर्न के ऊपर अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी को समझते हुए और उसका एहसास करते हुए ये अपना मिशन अंजाम दे रहा है। तो हमें किसी से कुछ लेना नहीं है, हमें सिर्फ ये पावर कराना है दुनिया को कि पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट मुल्क है इस खत्ते के अंदर और वो अपना जो जिम्मेदारियां हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रहा है और यही पैगाम है जो कि जनरल राहील शरीफ की विजिट से निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, माहिर दिफाई उमूर हमारे साथ मौजूद थे और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह।